ठीक है। तो हमने कल देखा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, आज हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है। उससे पहले हम आपको बताते जो हमने आपको कल बताया था, ये क्या कि हमारे पास क्या होता है, वह 1 ग्राम, क्या हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एनसीईआरटी की लाइन भी है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन रखता है। ठीक है। तब आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जो हमारे पास 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है, तो 100 ml ब्लड में कितना रहता है हेमोग्लोबिन, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है तो कितना ऑक्सीजन होगा, तो 15 × 1.34 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन। पर ये जो पूरा 20 ml ऑक्सीजन है 100 ml ब्लड में, ये पूरा हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं होता, इसका केवल 20 ml का 25% सप्लाई होगा। 25% मतलब समझ रहे हो कि 20 का 25% केवल 5 ml मिलेगा किसको, हमारे शरीर को। पर कोई कोई व्यक्ति जब एक्सरसाइज करता है, हैवी वर्क करता है, तब उसको क्या मिलता है, 15 ml ऑक्सीजन देता है। ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, तो अपना टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना, 100% हम मान लो, तो 100% में से सबसे जो मेजर, यानी आप नॉर्मली बोलो तो 70% कौन करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, आरबीसी। और हमने ये भी बताया था किस फॉर्म में करेगा। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट, क्या, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है। यानी HCO3, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। आपको पता है कि हर जगह क्या है, पानी। ठीक है। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आया, धीरे धीरे, क्या, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है धीरे धीरे चलते चलते बहुत धीमे 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 कहाँ पे पहुंच गया, आरबीसी के पास। अब आरबीसी में क्या मिला आपको, ब्लड। कौन सा ब्लड मिला आपको, आरबीसी में रेड ब्लड सेल होता ही है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है बताइए, पानी। पानी तो हर जगह है कि नहीं है, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, पानी तो इसको मिलेगा। फिर यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, इसको नाम है प्यार से बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। क्या, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं हम आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, क्या, ये कार्बोनिक एसिड हमारा क्या करेगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। H पॉजिटिव में, क्योंकि H2CO3 है, तो H पॉजिटिव में टूट गया तो बचा क्या है, HCO3 निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये आपका बाइकार्बोनेट बचा, क्या, बाइकार्बोनेट। अब देखिएगा ये निगेटिव है। अब आपको पता है कि कोई घर से बाहर जाएगा तो घर के अंदर भी तो चाहिए। सीधे सी बात यह कहने का मतलब कि जब एक मान लो एक घर है, घर में क्या होता है, बहुत बच्चे हैं, तो घर में बहुत बच्चे हैं और दो ही क्या हैं, पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता। ठीक है। तो अगर जो बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, दोनों नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो समझो मम्मी गई तो फिर पापा तो रहेंगे ही रहेंगे, पापा गए तो मम्मी रहेंगी। ठीक है। उसी तरह जब बाइकार्बोनेट यानी HCO3 निगेटिव जब जाएगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई निगेटिव आएगा। ठीक है। आयनिक, जो आपका ये क्या, आयन को बैलेंस करने के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए आएगा। निगेटिव क्या गया है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट, तो आएगा अंदर क्या, क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ठीक है, ये एक चैनल है,
इफ के थ्रू क्या होगा, HPO3 यानी बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या, ये हाइड्रोजन नहीं पेरेगा, पर देखिए बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया तो इसके लिए कौन आएगा, अंदर कोई ना कोई आएगा, बताओ। तो एक क्या आ गया, क्लोरीन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या, इसी को बोलेंगे हम आपका क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, या इसी को बोलोगे आप क्या, हैम्बर्ग, कहाँ गया, हैमबर्गर इफेक्ट, हैम्बर्जर इफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई। अब ये आपका क्लोराइड यानी आयनिक बैलेंस तो हो गया, एक निगेटिव अंदर के बाहर गया तो एक निगेटिव अंदर आ गया। पर ये जो आपका क्लोरीन बचा, क्या, ये जब आपका क्लोरीन बचा है तो ये क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हेमोग्लो सॉरी ये क्या बोलता है आपका, अरे यार, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, और ये बना लेगा H.HB। ठीक है, इसको बोलेंगे हेमोग्लोबिनिक एसिड। देखना ये जो आपका H बचा, ये किस, ठीक है, अब इसको हम आप नहीं समझ पाओगे तो इसको यहाँ पे लिख दे रहा है, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये वाला। ठीक है, हेमोग्लोबिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HB से। तो ये क्या बना लेगा बताइए, HHB, क्या H.HB, कोई, अरे H.HB4, इसको बोलोगे आप, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे। ये हेमोग्लोबिन नहीं है, देखना यह है हेमोग्लोबिनिक एसिड, हेमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, हमने बोला कि 70% यानी मेजॉरिटी में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये देखिए बाइकार्बोनेट आया, ये प्लाज्मा है बाहर, तो ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सोडियम के साथ, और ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब 70% तो ये हो गया, 27% वो भी हमने बताया था, कौन करेगा, आरबीसी करेगा, बट किस फॉर्म में, यहाँ पे हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, अब देखना कैसे हेमोग्लोबिन के साथ करेगा। ये भी क्या है आपका, अरे छोटा बन गया क्या, ये भी क्या था आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और ये भी क्या आपका आरबीसी। ठीक है, देखो अब ये जो 27% है, क्या 27%, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया आरबीसी के अंदर और इसका दोस्त मिल गया, अच्छा धीरे धीरे, ठीक है, हेमोग्लोबिन, और ये क्या बना देगा बताओ, ये यहाँ पे बना लेगा कार्ब, क्या, कार्ब अमाइनो एसिड, क्या, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ये बना लेगा कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, फार्मूला होगा HbCO4, कोई दिक्कत नहीं। तो 70 और 27 हो गए, बाकी 3% ले लो, 3% तो हमने बोला कौन करेगा, प्लाज्मा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा यानी किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। आपको पता है CO2 है, मतलब ये कहाँ पे ज्यादा होगा, टिश्यू में होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आती है, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, ज्यादा हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पर आप बताओ क्या एल्वियोलाई में होगा, एल्वियोलाई ने फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होता है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वहां पे ये क्या है, ये दोनों
टूट जाएंगे। क्या क्या टूटेंगे? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टूट के बिखर जाएगा और कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक टर्म लिखते हैं अपन, देखना कि डिसोफिएशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, अमाइनो ग्लोबिन इन एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ड्यू टू क्या रहा है एक्चुअली में, क्या होता है? पहला कंडीशन क्या होता है कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ठीक है, बट एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट और सॉरी क्या बोलते हैं, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, ये एल्वियोलाई में टूट जाएंगे क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम आपका क्या, हेल्डेन इफेक्ट। तुम भी सोचते होगे फाल अपन भी किए होते ये छोटी छोटी इफेक्ट तुम भी निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकाल किसके पास, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट में। लिख दो, अपने काम है। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे हमने बताया था कि 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करके रखता है? 20 ml। बोला था कि नहीं? बात बोला था। इसी तरह आपसे कोई पूछा जाए कि 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड रखेगा, तो कितना होगा? 4 ml। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। क्या 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कैरी करेगा? बोलो, क्या कंटेन करके रखे रहेगा? 4 ml CO2। चलो छापो, देखो एक बार अपन और बता दें। ठीक है, देखो बहुत शॉर्ट में। ठीक है, साथ साथ चलना कि हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मेजॉरिटी फॉर्म में यानी 70% क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आरबीसी। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आएगा और वहां पे पानी है तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एक क्या होगा? कैटलिस्ट होगा, एंजाइम होगा, किस क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिला के क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड टूट के बिखर जाएगा H पॉजिटिव में और HCO3 निगेटिव में। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे क्या हो जाएगी? चैनल से बाहर चली जाएगी। जब क्लोराइड क्या हुआ? बाइकार्बोनेट बाहर गया, यानी कोई निगेटिव चीज बाहर गई तो अंदर क्या आएगा? निगेटिव चीज ही आएगा, क्योंकि आयनिक वैलेंस हो सके। ठीक है, आयन का वैलेंस हो सके, मेंटेन हो सके। तो जब बाइकार्बोनेट आरबीसी के बाहर जाता है तो उसी के रिस्पॉन्स में उसी आयनिक को बैलेंस करने के लिए बाहर से क्या आएगा? अंदर आरबीसी के अंदर क्लोरीन या क्लोराइड। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट इसी को बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट। समझ में आया? चलिए, ये जो आपका बाइकार्बोनेट है बाहर प्लाज्मा के साथ जाएगा, सोडियम मिलेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये बेचारा क्या हुआ यहाँ पे? ये CO3 जो था हाइड्रोजन को अकेले छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसने इसके साथ बेवफाई कर दी। ठीक है, पर कोई नहीं, कहते हैं कि एक गया तो उससे बेहतर ही मिलता है। उसी तरह क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो कि इसको छोड़ा था, क्या बाइकार्बोनेट ने क्या छोड़ा था? H पॉजिटिव को अकेले छोड़ दिया था। तो ये H पॉजिटिव हेमोग्लोबिन के साथ जाके एक क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, जिसको बोलेंगे आपस में हेमोग्लोबिन। Hb यानी हेमोग्लोबिन और ये हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? हेमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, अब देखिएगा 70% का तो काम हो गया, बाकी 27% हेमोग्लोबिन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। सॉरी, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है आरबीसी के अंदर आएगा, ये भी आरबीसी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो 27% है वो क्या करेगा? हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा? कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। बाकी बचा 3%, वो किसके साथ ट्रांसमिट करेगा? प्लाज्मा के साथ। ठीक है, अब देखो एक बात होती है हेल्डेन इफेक्ट, समझिएगा।
हेल्डन इफेक्ट क्या होता है? देखो आपको पता है कि जो एल्वियोलाई हो गया है, यानी एल्वियोलाई यानी लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर का कम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, भले एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया पर इंपॉर्टेंट है। हेल्डन इफेक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसके अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था वो टूट जाए और जो आपके यहाँ पे कार्बामाइन हेमोग्लोबिन है वो भी टूट जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम आपका हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट का मतलब ये हुआ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन इन एल्वोलाई ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर और डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इतनी बातें हुई। चलो अगर जो ये हो गई तो फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। जल्दी करो। हो गया? ठीक है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो क्या, 1 मिनट का गेम है क्या, 1 मिनट का, आपको कुछ नहीं करना। आपसे कोई पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ 1 मिनट में, तो आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेजोरिटी किस फॉर्म में होता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और 27% हेमोग्लोबिन 3%, ये याद रखना। 70 23 बट एनसीईआरटी 23 को 20 से 25 बोलती है और प्लाज्मा 3%। डेटा केवल एनसीईआरटी ने इसी वर्ष का दिया है 20 से 25%। ठीक है, बाकी कुछ कुछ का नहीं, कुछ ही का नहीं दिया है। हाँ, जब नीट पीजी करोगे मतलब कहने का मतलब जब आप एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये एग्जैक्टली अमाउंट बताया जाएगा, 70%, 27% और 3%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जाएगी, आरबीसी में इसको क्या मिलेगा, वाटर। ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगी, दो पार्ट में टूट के बिखर जाएगी, H पॉजिटिव और HPO3 निगेटिव। HPO3 निगेटिव यानी क्या है, निगेटिव है, ये बाहर गया। तो इसी निगेटिव को मेंटेन करने के लिए कि अंदर निगेटिविटी मेंटेन रहे, तो बाहर से एक निगेटिव आयन आ जाएगा जिसको बोलेंगे क्लोराइड। क्लोराइड प्लाज्मा से कहा गया, आरबीसी के अंदर। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपका H पॉजिटिव है, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लिया, हेमोग्लोबिनिक एसिड। उसी तरह 27% हेमोग्लोबिन, 27% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। 3% प्लाज्मा। ठीक है, चलिए अब बताओ, किसी को डाउट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, आदमी एक बार नहीं फिर कितने बार बता दिया, 3 या 4 बार बता दिया होगा हमने। तो यहीं से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस क्या हुआ, स्वाहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलो हो तो नहीं। चलो अब रिस्पायरेटरी रेगुलेशन देखते हैं क्या, या रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। ऑफ रिस्पायरेशन, चलिए देखो, जो रिस्पायरेशन जो होता है दो टाइप का, मतलब रेगुलेशन जो करते हैं दो कैटेगरी में होता है। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, हो गया, फिर बोर्ड नहीं हो पाता यार। एक होगा आपका न्यूरल रेगुलेशन, दूसरा क्या होगा आपका केमिकल रेगुलेशन, या बोलो कीमो रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है,
केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, आपका जो न्यूरल रेगुलेशन होता है वो मेनली दो पार्ट में होता है। कहाँ पे होगा? ब्रेन में। कहाँ पे होगा? ब्रेन में। और ब्रेन में दो चीजें होती हैं जहां पे ये होंगे सेंटर अपने, एक होगा आपका पोम्स और दूसरा होगा आपका मेडुला। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता करना क्या कहाँ पे होता है, आप समझ लो ब्रेन में होता है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब जब आपका क्या होगा, ये ब्रेन वाला चैप्टर, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा मेडुला। तो मेडुला में क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती, इसमें तीन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये तीन सेंटर होते हैं। आपके एनसीईआरटी में केवल दो सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, एक है आपका डीआरजी, अरे आजा, डीआरजी को बोलोगे डोर्सल रिस्पायरेशन सेंटर, नहीं रिस्पायरेटरी ग्रुप, कहाँ गया भैया ग्रुप, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप यानी डीआरजी। दूसरा होगा आपका वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, यानी इसको बोलोगे वी आर जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो दो ही देखो कि एक और एक उसको नीट में पढ़ोगे, वो एक्चुअली में रिस्पायरेशन इनिशिएट कराने के लिए होता है। कोई दिक्कत नहीं, लिखना हो तो लिख लो, पर ये काम का नहीं, ये नहीं पूछेगा 100%। प्री बोर्ड जिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्री बोर्ड जिंगर कॉम्प्लेक्स। फिर आपका आएगा केमिकल रेगुलेशन। यार ये कैसे हो सकता है, केमिकल रेगुलेशन अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अपन क्या देखते हैं, पोन्स में। पोन्स में एक्चुअली में दो सेंटर होंगे, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा आ जाएगा आपका एपनियोस्टिक सेंटर। एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका एपनेटिक, EUSTIC, एपनोस्टिक सेंटर। ठीक है, देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपको हम देखो, जो पोम्स हो गया, पोम्स के अपर वाले पोर्शन पे ये होगा, लोअर वाले पोर्शन पे एपनेस्टिक सेंटर होगा। काम क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला है, ये इंस्पायरेशन को, यानी जब आप सांस लोगे यानी उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन को रोक देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट इंस्पायरेशन। ठीक है, और ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन करेगा, यानी इंस्पायरेशन को बढ़ावा देगा और ये क्या कर देगा, घटाएगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लोकेशन की बात करें, दूसरा कलर है भाई, ये पोंफ में ही है। देखो दोनों पोंफ में है, पर पोंफ में एक्चुअली में देखा जाए तो ये अपर पार्ट में होता है। पोंफ के अपर पार्ट में क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपनोस्टिक सेंटर कहाँ पे होगा, लोअर वाले पार्ट में। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका डीआरजी यानी डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, ये एक्चुअली में ये जो तीनों है, डोर्सल रिस्पायरेटरी, वेंट्रल रिस्पायरेटरी और प्री ब्रो, ब्रो क्या बोलते हैं, वोटजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्या है पता है आपको, ये तीनों ही ग्रुप हैं किसके, न्यूरॉन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको पता है टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज कौन कराएगी, ये टीवी को इंक्रीज कराएगी। कैसे कराएगी, जो डीआरजी के क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन या बोल सकते हो नर्व, वो क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, EICM में, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा डायफ्राम, क्या डायफ्राम में। आपको पता है जब ये दोनों जाएंगे तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, इंस्पायरेशन के लिए।
ठीक है, जब इंस्पायरेशन होगा तो टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज होता है। दूसरा वीआरजी यानी क्या होता है आपका वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ये जो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप है नॉर्मल इनएक्टिवेट होता है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो कि वीआरजी क्या, वीआरजी नॉर्मली इनएक्टिवेट यानी कोई काम नहीं करेगा। बट कौन से केस में, जब हैवी एक्सरसाइज होगा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, या वर्कआउट के टाइम पे ये क्या कराएगा, एक्सपायरेशन को प्रमोट करेगा। क्या, एक्सपायरेशन। फिर प्री बॉड जिंगर ये क्या करेगा, ये इनिशिएट कराएगा रिस्पायरेशन। ठीक है, इनिशिएट रिस्पायरेशन का मतलब समझते हो, यानी रिस्पायरेशन चालू करवाएगा। ये फिर बोल सकते हो पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेशन। जैसे हार्ट का पेस मेकर दूसरा कुछ होता भी नहीं पता होगा आपका, तो पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेशन किसे बोलोगे आप, प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स। ये नीट पीजी में देखोगे, इधर नहीं, मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आई। फिर आता है आपका क्या कि केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन एक्चुअली में क्या होता है, कुछ केमिकल की वजह से होता है। जैसे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये क्या करेंगे, कीमो रिसेप्टर एरिया को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करते हैं। वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि रेगुलेशन क्या, रिस्पायरेशन का रेगुलेशन समझ रहे हो हिंदी में। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन का मतलब ये होगा कि जो हमारा रिस्पायरेशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो दो चीजें होती हैं, एक न्यूरल कंट्रोल होता है और दूसरा होता है आपका केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो कहाँ पे एक्चुअली में होता है, ब्रेन में। अब ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक पोन्स होता है, दूसरा होता है मेडुला। पोन्स में क्या होता है, दो सेंटर होता है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा होता है एपनोस्टिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो इंस्पायरेशन यानी सांस लेने को रोकता है, पर आपका एपनोस्टिक सेंटर जो हो गया वो क्या करेगा, सांस के लिए अच्छा होता है यानी इंस्पायरेशन को प्रमोट करेगा। दूसरा होगा आपका मेडुला। मेडुला में तीन रीजन होता है, डॉर्फ एक होता है पहला आपका डॉर्फल रिस्पायरेशन ग्रुप, रिस्पायरेटरी ग्रुप यानी डीआरजी। ये टाइडल वॉल्यूम को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है उसको इंक्रीज करेगा। कैसे, क्या कराएगा, इंस्पायरेशन को प्रमोट कराएगा। फिर आपका आ जाएगा वीआरजी यानी वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ये नॉर्मल यानी नॉर्मल कंडीशन पे तो रुका रहेगा, कुछ नहीं करता, बट इमरजेंसी के केस में ये बोल सकते हो कि जब क्या करेगा ये आपका, जब कोई भी व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा आपका, रनिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वीआरजी एक्टिवेट हो जाएगा और एक्सपायरेशन कराएगा यानी सांस को बाहर करवाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा प्री बोट जिंगर कॉम्प्लेक्स। प्री बोट जिंगर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, रिस्पायरेशन को इनिशिएट कराएगा यानी रिस्पायरेशन को चालू कौन कराएगा, ये वाला आपका प्री बोट जिंगर कॉम्प्लेक्स। चलो ये हुआ। अगर जो ये हुआ तो अब देखेंगे हम आपका कीमो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे दूसरा केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, दूसरा क्या था अपना, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर एक्चुअली में जो केमिकल रेगुलेशन वो किसके थ्रू होता है, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, ठीक है। कीमो रिसेप्टर मतलब क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल सेंसिटिव होते हैं। वो कौन कौन से केमिकल, हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर। चलिए अब देखते हैं, जो कीमो रिसेप्टर होते हैं दो जगह पे होते हैं, एक सेंट्रल पोर्शन पे होंगे और दूसरा होगा आपका पेरिफेरल। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके मेडुला पे। क्या, मेडुला पे। आपका जो पेरिफेरल वाला होगा वो पेरिफेरल कहाँ पे होगा बताओ। वो पेरिफेरल में दो चीजें होंगी, एरोटिक बॉडी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कैरोटॉइड बॉडी। क्या, कैरोटाइड बॉडी, ठीक है। चलिए, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में आर्टरी के भी सब डिवीजन होते हैं, अभी हम बताएंगे, आपको भी नहीं समझ में आएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसी में हम आपको ये बताएंगे कि ये दोनों किस आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। अभी समझो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्टरी। आर्टरी मतलब जो प्योर ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करेगी। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये तीनों चीजें, मेडुला, एरोटिक बॉडी और क्या बोलते हैं, कैरोटॉइड, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। क्या, हाईली सेंसिटिव किसके लिए होते हैं बताइए, हाईली सेंसिटिव टू एच आयन कंसंट्रेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अगर जो ये तीनों सब क्या मतलब, ये क्या बोलते हो, अगर हाइड्रोजन, सॉरी क्या बोलते हैं आपका, अगर जो कैसे भी इनको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना मतलब पता है, इनके अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर है इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब नॉर्मली ये है कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, अगर जो अमाउंट इनका इंक्रीज हुआ तो ये जो हमारा कीमो रिसेप्टर क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर को एक नॉर्मली हम बताएं, जैसे क्या होता है, किसी को फीवर आता है, बुखार आता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि नहीं होता। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कहने का मतलब ये भी तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। छापो, जल्दी करो भाई। हो गया, चलो। तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम्म, जो हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, यानी सांसों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उनमें से एक क्या था, कीमो रिसेप्टर के थ्रू। कीमो रिसेप्टर दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रली मेडुला पे प्रेजेंट होता है और साइड में यानी पेरिफेरल दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक बॉडी और कैरोटॉइड बॉडी। ये एरोटिक और कैरोटॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक आर्टरी में प्रेजेंट होती है। उस आर्टरी का नाम हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, अभी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और टेम्परेचर ये तीनों बढ़ जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। जब ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, समझ में आया। अब देखना एक्चुअली में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा क्या, कि आपने देखा होगा कि किसी को क्या होता है, फीवर होता है, यानी बुखार आता है। तो बुखार आया मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा कि ये जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा, यानी आदमी सांसें जल्दी से लेने लगेगा, तेजी तेजी से जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसीलिए होता है फीवर के केस में, रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, सांसें जल्दी से आने लगती हैं, ताकि क्यों, कि ये जो कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, इतनी बातें समझ में आई। तो अब आपको लास्ट बचा इसका, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर।
क्या है आपका? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, यानी कौन कौन सी बीमारियां जो रिस्पायरेशन से जुड़ी हुई हैं। पहला सबको पता है अस्थमा, हिंदी में शायद दमा बोलते हैं। अस्थमा में क्या होता है, जो देखो एक्चुअली में क्या होता है, हमने बताया था क्या, ये क्या है आपका? ट्रैकिया, ये फेफड़े हैं, ये क्या है? ब्रोंकाई है, और उसके बाद ऐसे बहुत से क्या थे आगे चल के, ब्रोंकियोल, ठीक है। अरे नेक्स्ट कहाँ गया लाल वाला है। इधर क्या है आपका? एल्वियोलाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इन केस ऑफ अस्थमा क्या होगा, देखिएगा कहाँ गया भैया, देखो ये जो ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकियोल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग वगैरह होने लगेगी। तो अस्थमा के केस में क्या होता है देखिएगा, अस्थमा एक एलर्जी है ना, ठीक है, ये एलर्जिक डिसीज है, ठीक है। चलो, तो अस्थमा के केस में क्या होगा कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है और ब्रोंकियोल, इनका क्या होगा? इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग वगैरह होने लगेगी, ठीक है। अब जब इन्फ्लामेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, हमें डिफिकल्टी आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। चलो, पहली चीज समझ में आई। दूसरा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब ये होगा जो हमारे ब्रोंकाई है उसमें स्वेलिंग होने लगेगी और इचिंग, यानी इचिंग समझते हो ना, खुजली टाइप का। तो दूसरा क्या है? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब ये जो ब्रोंकाई है पहला वाला पोर्शन, इस ब्रोंकाई में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका? स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी फूलने लगना, और जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा? इचिंग, इचिंग यानी खुजली टाइप का, ठीक है। तो इसी को केस को बोलेंगे आपका ब्रोंकाइटिस। तो इसमें पहचान कैसे आएगा कि सामने वाले को ब्रोंकाइटिस है? रेगुलर कफिंग होने लगेगी, क्या? रेगुलर यानी लगातार कफिंग, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आ जाएगा एम्फेफेमा, EMPHFEMA, ठीक है, एम्फेफेमा। देखो, अब कोई भी व्यक्ति, अरे यार ये वाला उठा लाया, कहाँ गया यार, चलो इसी को लो, ये है। देखो एम्फेफेमा में क्या होता है कि फिंगरेट, क्या कोई भी व्यक्ति फिंगरेट पीता है ना लगातार रेगुलर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी एल्वुलाई है, ये वाला पोर्शन, ये एल्वुलाई में क्या होगा? एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएंगी, क्या डैमेज होगा? क्या? एल्वुलर वॉल। जब एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ एल्वुलाई, जो एल्वुलाई का मान लो सरफेस एरिया पहले 15 था, 5 बचेगा, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशन मतलब जो वर्क कर रहे हैं एक साइड से, देखो जैसे क्या हो गई, कुछ फैक्ट्री वगैरह होती है, कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो ग्राइंडिंग का काम करती है, यानी पत्थर वगैरह को तोड़ने का, ठीक है, यानी स्टोन ब्रेक का, ठीक है। तो जो स्टोन ब्रेक करता है तो आपको, अरे यार इंडस्ट्री, ठीक है, तो जो स्टोन ब्रेक करेगा यानी पत्थर को जो तोड़ेगा और वो मास्क नहीं लगाया है, तो क्या होगा? ये जो स्टोन है धीरे धीरे कहाँ पे? अंदर जाने लगेंगे, लंग्स के पास जाने लगेंगे, यानी कहाँ गए स्टोन पार्टिकल? कहाँ पे जाएंगी? लंग्स के अंदर,
तो लंग्स में क्या कर देंगी, फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी फाइबर का प्रोलिफरेशन होने लगेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या डैमेज हो सकता है, लंग डैमेज हो जाएगा। लंग डैमेज यानी आदमी स्वाहा। फिर एक होता है आपका राइनेटिस, राजमा, राइनेटिस। राइनेटिस का मतलब होता है नाक को बहना, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो नोज नोज होता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज या नाजल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें नोज नाक को बहने लगता है, यही सब होता है राइनेटिस। सांस लेने में दिक्कत आएंगी, छींके आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पे दिखाएं तुम्हें भाई, इधर पे। चलो आगे नोट करो, रुको नोट क्या करोगे बता ही देते हैं, ठीक है। देखो पहला जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा। कोई पूछे अस्थमा क्या होता है तो आप बोलोगे कि जो हमारे फेफड़े के अंदर कुछ पाइप होती हैं जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, इसी में क्या होने लगे, इन्फ्लामेशन होने लगे, यानी रेडनेस टाइप की आने लगे, लाल लाल होने लगे, ठीक है। तो इसी को बोलोगे आगे चल के सॉरी सांप, अरे यार सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, उसी को बोलोगे अस्थमा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई पूछे अस्थमा क्या है तो आप बोलोगे अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर क्या होती है, ब्रोंकाई होती हैं और ब्रोंकियोल होते हैं, यानी जो पाइप होती हैं जो ऑक्सीजन को अंदर तक ले जाती हैं, इनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, यानी रेडनेस टाइप का आने लगेगा। और जब ये इन्फ्लामेशन होगा किसका, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसी को हम बोलते हैं अस्थमा। दूसरा आता है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होगा तो आप बोलोगे कि जो फेफड़ों के अंदर जो पहला वाला पोर्शन ब्रोंकाई होता है, उस ब्रोंकाई में क्या होने लगे, स्वेलिंग होने लगे, फूलने लगे और ईचिंग होने लगे, यानी खुजली टाइप का। तो क्या होगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं आपका ब्रोंकाइटिस। पहचान में कैसे आएगा ब्रोंकाइटिस, जब किसी भी व्यक्ति को रेगुलर खांसी हो, तो ये जरूरी नहीं है टीबी ही हो सकती है, उसको ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, एम्फेफेमा। एम्फेफेमा क्या होता है, एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति जो लगातार स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पीता है, तो उसमें क्या होती है कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर एल्वुलाई होती है, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, तो उसके जो एल्वुलर वॉल है, जो उस एल्वुलाई के वॉल होते हैं, वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो जो सरफेस एरिया है एल्वुलाई का वो कम हो जाएंगी, पहले 15 तो 5 बचेंगी। तो इस तरीके से अब क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, इसी को बोलते हैं एम्फेफेमा। फिर उसके बाद आएगा आपका ORD यानी ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं, देखिए ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कुछ इंडस्ट्रियां होती हैं जो क्या करती है, पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करती हैं। अब वहां पे जो वर्कर होते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, तो वो जो पत्थर है लगातार उनके बॉडी में जाता रहता है, तो इम्यून सिस्टम भी उतना वर्क नहीं कर पाती। कब तक करेगी, जब तुम हमेशा वहीं पे रहोगे। तो जब आप हमेशा, कोई भी वर्कर लगातार वहीं पे वर्क करता है, तो उसके जो पत्थर होते हैं, स्टोन के पार्टिकल होते हैं, वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आने लगता है, यानी लंग्स तक पहुंचने लगते हैं। तो लंग्स में जो फाइबर होते हैं उनमें प्रोलिफरेशन होने लगता है, यानी फाइब्रोसिस होने लगेगा और आगे चल के लंग डैमेज हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं आपका ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एनसीईआरटी बोलती है ओआरडी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क लगा के रहिए। तीसरा पचमा वाला आता है राइनेटिस। राइनेटिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नोज या नाजल ट्रैक्ट होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होने लगना, रेडनेस टाइप की आने लगना। तो उस केस में क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को जिसको राइनेटिस हुआ है तो उसके नाक बहने लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बिन सीजन बरसात होगा, ठीक है, बिन बारिश बरसात होगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और वो क्या करेगा, छींक आएगी उसको लगातार, कोई दिक्कत नहीं। तो आज से ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। किसी एक दिन हम क्या करेंगे, इसका एनसीईआरटी भी करा देंगे और पीवाईक्यू भी करा देंगे। अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना ब्लड बॉडी फ्लूइड रहेगा, ठीक है। चलो।